गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। ये हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ का 5th वीडियो है और हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि है डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जैसा कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, पहले के चैप्टर्स में अर्थ के बारे में डिस्कस किया, प्लैनेट्स के बारे में, ग्लोब के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही है ये चैप्टर अर्थ के डीप में। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे वैसे ही हम लोग अर्थ के और डीप में स्टडी करते जाएंगे। तो आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग कि अर्थ किससे बना होता है, अर्थ की लेयर्स के बारे में, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थ में कितने लेयर्स होती हैं, जो मेन सॉलिड लेयर और वाटरी लेयर जो कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। तो जो लिथोस्फीयर होती है वो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। तो जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और हाइड्रोस्फीयर वो लेयर होती है जो वाटरी एरिया होता है अर्थ का, उस एरिया को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों का मिक्सचर पाया जाता है, मतलब तीनों की वहाँ पर लिवलीहुड पॉसिबल होती है। उस एरिया को हम लोग अर्थ में बायोस्फीयर कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में। तो जैसे मैंने बताया अभी कि लिथोस्फीयर जो होता है वो हमारा सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का। जैसे ये हमारा अर्थ है, इसका सॉलिड पोर्शन को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। इसमें सॉलिड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल होते हैं, और जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं अर्थ में जो पाए जाते हैं वो अर्थ के सॉलिड पार्ट में ही पाए जाते हैं। तो अर्थ के सॉलिड पार्ट को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। अब इस लिथोस्फीयर के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो आते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस। ओशंस एक टाइप से हमारे हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर वो एरिया होता है हमारे अर्थ में जो वाटरी एरिया होता है। जितना भी वाटर कई फॉर्म में होता है अर्थ में, आइस के फॉर्म में, नॉर्मल फ्लोइंग वाटर, रिवर वाटर, लेक, सीज, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी का कॉम्पोनेंट्स जो एक कंस्टिट्यूट करते हो आप एक वर्ड में, उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। उस एरिया को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो बात की हमने लिथोस्फीयर के बारे में कि सॉलिड पोर्शन होता है। इसमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ओशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा कॉन्टिनेंट्स, कि कॉन्टिनेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे अर्थ में। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। पहला है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। यानी कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। अभी इनके बारे में हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेन जो चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट कॉन्टिनेंट पर ही डील करता है, फोकस करता है कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया। जिस कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं उस कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। ये छोटी क्लासेस में क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है पूछा गया होगा या इस क्लास से पूछा जाएगा। और हाँ, साथ ही साथ चैप्टर के जब चैप्टर ये एंड हो जाएगा तो मैं पिछले जितने चैप्टर्स कवर किए मैंने और इस चैप्टर से मैं टॉप इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा अलग से वीडियो में। तो उससे हमारा सब क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और सारे टॉपिक्स से कौन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर चाहे वो आपका एग्जाम्स हो, नॉर्मल स्कूलिंग एग्जाम्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, दोनों को मिक्सचर में लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। और ये हमारा कॉन्टिनेंट होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पहले की वीडियोस में जब हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़ रहे थे तो ये बताया था मैंने कि ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर अर्थ, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है हमारा, यहाँ पर हमारा एशिया रहता है। एशिया कॉन्टिनेंट हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर होता है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ग्लोब वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी लैटिट्यूड डिग्री में होता है। ये अब लोग सेकंड चैप्टर में कवर किए थे, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए मुझे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे एशिया से पास होती है। ये 2 मेन पॉइंट डिस्कस किए हमने एशिया के बारे में। पहला कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होता है, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और जो हमारा यूरोप होता है, यूरोप भी हमारा एक कॉन्टिनेंट है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये जितने कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप भी है। ये हमारा वेस्ट ऑफ एशिया में होता है। एशिया के बारे में इतनी ही बात थी। अभी एशिया के बारे में जो एक पॉइंट में और आपको बताना है मुझे, वो यूरोप से काफ़ी लिंक्ड है, तो इसलिए मैंने पहले दूसरा कॉन्टिनेंट बताया, उसके मैं लिंक करूँगा अभी।
तो ये अरब जो है आपका, ये वेस्ट ऑफ एशिया में, एशिया के वेस्ट में अरब कॉन्टिनेंट है आपका, और ये इतना क्लोज कॉन्टिनेंट है। तो एक माउंटेन है उरल माउंटेन, URAL, उरल माउंटेन। ये क्वेश्चन आपका एशिया, अगर एशिया कॉन्टिनेंट से टॉपिक से पूछ आ रहा है तो उससे भी पूछा जाएगा, अगर अरब से आ रहा है तो भी पूछा जाएगा। तो ये जो माउंटेन है ये इन दोनों कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया और अरब जो दो कॉन्टिनेंट हैं उनको कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है, तो वो है उरल माउंटेन। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एशिया प्लस अरब तो यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कई बार, बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन तक में कि एशिया प्लस यूरोप को क्या कहा जाता है, तो यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप, अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप काफ़ी छोटा कॉन्टिनेंट है, बहुत सी चीज़ें नहीं है इसमें डिस्कस करने लायक, क्योंकि जस्ट छोटा कॉन्टिनेंट है, वेस्ट ऑफ एशिया में है, यूरल माउंटेन से सेपरेटेड रहता है एशिया से, और एशिया प्लस यूरोप को यूरेशिया कहा जाता है। तो ये पहले बात की हमने एशिया के बारे में, देन वी टॉक्ड अबाउट यूरोप, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ अफ्रीका। ये एशिया के बाद ये जो थर्ड कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा एशिया है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट हमारा अफ्रीका है। तो अफ्रीका जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो मेन खास बात है वो है जो इसमें सहारा डेजर्ट है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो सहारा डेजर्ट, वो भी इसी से पास होता है, अफ्रीका में ही है सहारा डेजर्ट भी। और जो अफ्रीका है वो हमारा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो उसकी लोकेशन है, लेकिन जो अफ्रीका की जो एक्चुअल लोकेशन है वो हमारी इक्वेटर, वो हमारे इक्वेटर में एक्चुअली अफ्रीका लोकेटेड है, उससे अफ्रीका के सेंटर से इक्वेटर पास होता है। तो ये अफ्रीका है, तो ऐसे इक्वेटर से हमारा अफ्रीका के सेंटर से इक्वेटर पास होता है। और यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में, ध्यान से सुनिएगा, अफ्रीका ही हमारा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरे 7 कॉन्टिनेंट में जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों चीज़ें पास होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा वो कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पास होते हैं, तो वो है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका में की 2 खास बात है, पहला तो इसमें सहारा डेजर्ट है, और दूसरा जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल रिवर, नील बोल रहा हूँ, नाइल रिवर, ये भी यहीं पर है, अफ्रीका से ही पास होती है। तो ये मेन बात थी, अफ्रीका में भी डिस्कस करने लायक इतनी ही मेन बात है। लेकिन जो भी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर में लोकेटेड है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों लाइन्स इससे पास होती हैं, और इसमें सहारा और नाइल रिवर भी है, सहारा डेजर्ट और नाइल रिवर। तो इतनी बात की एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बारे में। अब जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा वो है नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका को, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है। तो है हमारा एन अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये भी है, लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस प्रकार से लोकेटेड है कि अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, तो कुछ इसके आसपास लोकेटेड है हमारा नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका काफ़ी टच करते हैं एक दूसरे को। और जो लाइन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, मैं साथ में ही बता देता हूँ दोनों कॉन्टिनेंट्स को, तो मिक्स नहीं होगा, और क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट्स की चीज़ें लिंक्ड हैं, इसलिए इसको साथ में पढ़ते हैं हम लोग, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका हमारा कंप्लीटली सदर्न कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका हमारा नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट को टच करता है, कुछ पार्ट सदर्न में है, कुछ पार्ट नॉर्दर्न में है। और जो लाइन हमारी, जो बाउंड्री नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिवाइड करती है, जो लिंक करती है, ये एक बाउंड्री, इसको कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस का मतलब मैं बता रहा हूँ, इस्थमस मतलब वो होता है, एक लैंड होता है, एक ज़मीन का टुकड़ा होता है, उसको इस्थमस कहते हैं, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में इस्थमस कहते हैं। और यही लैंड का जो पार्ट होता है जो तीनों साइड से सी से कवर होता है, यानी कि वो ऐसा लैंड होता है जो तीनों साइड से वो होता है, समुद्र से कवर होता है।
पेनिनसुला मत समझ लीजिएगा, इस्थमस और पेनिनसुला में डिफरेंस है। तो इस्थमस और पनामा हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को लिंक करता है। तो यही मेन बात थी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका तो कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका हमारा कुछ पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में है और मैक्सिमम पार्ट साउथ अमेरिका में है और मिनिमम पार्ट हमारा कुछ पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये बात की हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में। अब जो बात करते हैं वो है, और एक जो बात है साउथ अमेरिका से जो बात है, इंडस रेंज, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है इंडस रेंज, वो साउथ अमेरिका से पास होती है। और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, अभी हमने डिस्कस किया लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल, वो हमारी अफ्रीका से पास होते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट रिवर है अमेजन भी यहीं से पास होती है, साउथ अमेरिका से पास होती है हमारी अमेजन रिवर। तो इतना डिस्कस करना था हमको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। अब चलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं अब। तो जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो ऑस्ट्रेलिया छोटा सा कॉन्टिनेंट है, कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर को टच करता है, साउथ अमेरिका से लिंक्ड है। ऑस्ट्रेलिया छोटा कॉन्टिनेंट है, बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने जैसा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। सिर्फ अगर क्वेश्चन आएगा भी तो इतना ही आएगा कि कौन से हेमिस्फीयर में है, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में। और जो लास्ट हमारा है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है ये तो हमारा कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में, और एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट की एक खास बात ये है कि ये कम्प्लीटली आइस से कवर्ड रहता है, हमेशा ये बर्फीली कॉन्टिनेंट है। आइस की लेयर जो रहती है हमारी वो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में रहती है, और इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं है इस कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ना तो यहाँ पर मतलब लिविंग सोर्स ही नहीं है, पूरा तो बर्फ़ है, ना सन है, ना जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, वो इस कॉन्टिनेंट में ही एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन इस कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्रीज़ हैं उनके रिसर्च स्टेशन हैं लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, और कई सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है। तो जो एंटार्क्टिका में जो मेन पॉइंट याद रखने वाला है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटार्क्टिका में इंडिया के रिसर्च स्टेशन कौन से हैं, तो इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में। पहला है मैत्री और दूसरा है, पहला है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हमारी 2 रिसर्च स्टेशन हैं। उन रिसर्च स्टेशन का ये नाम है जो कि हमारी एंटार्क्टिका में है। इंडिया की तरफ से इंडिया ने 2 रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं एंटार्क्टिका में रिसर्च करने के लिए। कई सारी साइंटिफिक रिसर्च होती हैं लाइफ के लिए, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कई सारी रिसर्च होती है। उन रिसर्च को हम लोग आगे की जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो और डिटेल में उनको बताया जाएगा, लेकिन इस क्लास में समझने लायक केवल इतना ही है कि एंटार्क्टिका पूरा एक आइसी कॉन्टिनेंट है, मतलब पूरा बर्फ की चादर से ढका रहता है। और 2 मेन जो इसमें रिसर्च स्टेशन है इंडिया के वो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो इतनी डिस्कस किया हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जितना भी अर्थ में वाटरी एरिया है उस एरिया को हम लोग ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर में कई टाइप के वाटरी एरियाज रहते हैं। आइस हो गया, माउंटेन्स से जो आइस गिरती है, ग्लेशियर्स हैं, रनिंग वाटर है, ओशन है, सीज हैं, ये सारी चीज़ें हमारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर में आती हैं। तो अब इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग ओशंस के बारे में। मेजरली हमारे वर्ल्ड में 4 बिगेस्ट ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। थोड़ा इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, और पैसिफिक ओशन में ही वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में ही है, ये रशिया में पड़ता है मरीना ट्रेंच हमारा, और जो कि 11,022 फीट डीप, 11,022 फीट डीप है हमारा मरीना ट्रेंच, जो कि हमारा पैसिफिक ओशन में है। पैसिफिक ओशन हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स को, जितने कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है वो है हमारा एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इतने कॉन्टिनेंट्स को कवर करते हुए
जाता है, मतलब इतने कॉन्टिनेंट्स इसके आसपास हैं पैसिफिक ओशन के। दूसरा है हमारा एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन से एक क्वेश्चन बन सकता है, विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी हमारे बिजनेस के लिए क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं जो हमारे सी रूट से लाए जाते हैं। हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कैसे पोर्टुगीज आ गए थे हमारे सी रूट से, तो वो सब अटलांटिक ओशन इज़ नोन एज द बिजिएस्ट सी रूट। तो अटलांटिक ओशन के बारे में, अटलांटिक ओशन भी हमारे मेजर कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को हमारा अटलांटिक ओशन कवर करता है। थर्ड है हमारा मेन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन ही एक ऐसा ओशन है इन चारों में से जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, हमारी इंडिया कंट्री के नाम पे हमारा इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन भी हमारा एशिया कवर करता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कवर करता है इंडियन ओशन में। और जो हमारा फोर्थ है वो है हमारा आर्कटिक ओशन। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक ओशन भी हमारा बहुत बड़ा तो ओशन नहीं है, छोटा ही ओशन है, लेकिन अब ओशन तो बड़ा होता ही है साइज़ के हिसाब से। तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन से छोटा है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये भी हमारे कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है। और एक जो मेन खास बात है आर्कटिक ओशन की, वो है, सॉरी आर्कटिक मैं बोल गया, एंटार्क्टिक ओशन, आई एम सॉरी, एंटार्क्टिक ओशन, अगर बार बार बोल गया हूँ तो एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन जो है वो हमारा पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। एंटार्क्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन, मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ए और पी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो एंटार्क्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जो लाइन कनेक्ट करती है वो है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट हमारी कवर करती है एंटार्क्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं था, ओशंस में जो भी था छोटा था, इनके बारे में डीप में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 6 में केवल समझने लायक इतना ही है ओशंस के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में। एक लेयर जो और होती है अर्थ की वो है हमारी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वो सारी गैसेस होती हैं जो हमारे लाइफ के लिए जिनसे हमारी लाइफ एग्जिस्ट है। तो एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और फिर एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एग्जॉस्फीयर। ये 5 लेयर होती हैं 1600 मीटर अबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से 1666 मीटर के ऊपर से ये लेयर हमारी स्टार्ट होती है। पहले स्ट्रेटोस्फीयर, देन फिर टोपोस्फीयर, देन फिर मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो ऑक्सीजन होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें 71% ऑक्सीजन, 21% और नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन है। सारी गैसेस होती हैं, तो ऑक्सीजन की हमारी बहुत कमी है। तो इसी ऑक्सीजन को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, एफॉरेस्टेशन। जितना डिफॉरेस्टेशन यानी जितना कटिंग ऑफ प्लांट्स होगा उतना हमारा ऑक्सीजन और कम होता जाएगा, तो इसलिए पेड़ काटना बुरी बात है। तो इतनी बात की हमने एटमॉस्फेयर के बारे में, जस्ट इतना ही है एटमॉस्फेयर में। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने पहले ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जहाँ लैंड, वाटर और एयर तीनों एग्जिस्ट होते हैं वहाँ वो होता है, उस एरिया को कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमारे 2 किंगडम होते हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, 2 किंगडम। अब मान लीजिए कोई लैंडस्लाइड हो रहा है तो लैंड वाटर में आ रहा है, फिर वो एयर में जा रहा है, वेपर्स बन के ग्लेशियर जो आ रहे हैं वो फिर हमारे ग्लेशियर, जब माउंटेन से जो ग्लेशियर बर्फ़ के गोले गिरते हैं वो पानी में आते हैं, फिर धूप पड़ती है, फिर वो वेपर बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो लैंड, एयर और वाटर तीनों चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं ना आपस में। तो जहाँ तीनों चीज़ें कनेक्ट हों और वहाँ लाइफ पॉसिबल, उसी एरिया को कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में इतना ही है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेफिनेशन आ सकती है। So the biosphere is the area where land, air and water connects each other together and where the life exists. So there are 2 kingdoms in the biosphere, animal kingdom and plant kingdom। वही 2 kingdom exist होते हैं क्योंकि वैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है। तो इतनी बात थी बायोस्फीयर। पहले हमने डिस्कस किया लिथोस्फीयर, देन वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोस्फीयर, हाउ मेनी देयर आर कॉन्टिनेंट्स, 7 और 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वो हमने डिस्कस किया। हाइड्रोस्फीयर डिस्कस किया, ओशंस डिस्कस किए, देन वी डिस्कस्ड अबाउट बायोस्फीयर। तो अगर आपको इस चैप्टर में से कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर के फॉलो करिए, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर भी मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ फ्रेश चैप्टर ऑफ अवर ज्योग्राफी। थैंक यू।